सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। और आज हम देख लेते हैं 20 मई का न्यूज़पेपर अपना द हिंदू का। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि जो है पाकिस्तान ने कोई भी वार्निंग इशू नहीं की है, न्यूक्लियर वार्निंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और बाकी उसके गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना इन्वॉल्व था इसमें और ना इन्फॉर्म किया गया था जो सीज़ फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और कोई भी कॉन्वर्जेसन अगर हुई है उनके बीच में तो एक रूटीन डिप्लोमेटिक प्रोसीजर था, जैसे कि इंडिया अपील करता है अदर कंट्रीज से डीएस्केलेट करने के लिए सिचुएशंस को। और उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान जो है कंटिन्यू कर रहा है अपना सपोर्ट टेररिज्म को इंडियन सॉइल पे ट्रेनिंग, फंडिंग और टेक्निकल एड के थ्रू। और फिर उन्होंने वही चीज़ दोबारा से इंडिया का इंस्टेंस रिपीट किया कि इंडिया की कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। और उन्होंने बोला कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन कश्मीर के इशू पे नहीं होगा और कोई भी इंटरनेशनलाइजेशन इस मुद्दे का नहीं होगा। और जितने भी कमेंट्स हो उसको रिस्पॉन्ड किया अबाउट द सीज़ फायर। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे ट्रम्प ने दावा किया था कि वो इलेक्शन जीत गए अगर तो फिर जो है रशिया और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करा देंगे। बट अभी तक कोई ब्रेक थ्रू इसमें आया नहीं है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया, अभी फिर से किया है कि रशिया और यूक्रेन विल जो है फिर से इमीडिएट अभी सीज़ फायर नेगोशिएशंस इनका फिर से स्टार्ट होगा। और बट अभी ये कई बार ऐसा बोल चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसमें बीच में रशिया और यूक्रेन ने बोला था कि 90 डे सीज़ फायर अगर रशिया करता है तो पीस टॉक्स के लिए तैयार है, बट वो भी फेल हो गया था। फिर आगे इसमें देखते हैं अब क्या होता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको और लिकर पॉलिसी स्कैम को लेके बीजेपी चाह रही है सीबीआई प्रोब हो। तो सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपकी टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि हाई प्रोफाइल केसेस देखती है, क्रिमिनल केसेस, करप्शन के केसेस और इकोनॉमिक केसेस भी देखती है। 1963 में ये बनी थी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर। 1963 में ये फॉर्म हुई थी। इस एक्ट के अंडर ये काम करती है। और ये जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसमें जो करप्शन होता है है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में इकोनॉमिक फ्रॉड होता है, जैसे कि फ्रॉड जो बैंक फ्रॉड हो गया। और इंटरनेशनल क्राइम्स को कैसे हैंडल करती है वो इंटरनेशनल पुलिस होती है जिसको बोलते हैं इंटरपोल, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके करती है। और जो भी स्टेट्स या कोर्ट्स हैंड ओवर करते हैं कोर्ट केसेस इनको। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन्स के अंदर है, जो कि पीएमओ के अंडर आता है आपका। ठीक है, अब इसको सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट आपके करते हैं 3 लोग मिलके, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। ये मिलके सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 यूथ्स को पकड़ा है आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में, जिनके पास एल्यूमिनियम और सल्फ़र पाउडर मिला है जो कि दोनों बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। तो अब देख लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या चीज़ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी 2009 में बनी थी। एनआईए एक्ट 2008 के में बनी थी आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक इन 2008। तो ये क्या करती है? जो भी इन्वेस्टिगेट करती है, ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो आपके टेरर अटैक्स के जो केसेस हो गए, फेक करेंसी पंपिंग के केसेस हो गए, या आपके साइबर टेररिज्म से रिलेटेड केस हो गया, और या फिर आपका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के क्राइम्स हो गए, और या फिर आपका जो भी एक्ट्स जो सवर्निटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा है अपने इंडिया की, है ना। और ये स्टेट पुलिस से जो है ये खुद केसेस ले सकते हैं अपने पास, या फिर जो केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रेफ़र करेगी वो सारे इनके पास आ सकते हैं। इनका पूरा जो है ऑल इंडिया ज्यूरिसडिक्शन होता है और इंटरनेशनल पावर्स भी होती हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ में। और ये विदाउट स्टेट का कंसेंट भी जो है ये ऑपरेट कर सकते हैं ये, अगर वो क्राइम एनआईए एक्ट के अंडर आता है तो। और इनके खुद के एनआईए कोर्ट्स होते हैं, स्पेशल कोर्ट, जो कि फास्ट स्पीडी ट्रायल्स करते हैं जो भी ये केसेस पकड़े जाते हैं ऐसे। और तो बस यही था इसके बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में थोड़ा। फिर यहाँ पे तेलंगाना के सीएम ने एक नई स्कीम लॉन्च की है स्टेट के लिए जिसका नाम है इंदिरा सौरा गिरी जल विकासम।
तो इस स्कीम में क्या है बेसिकली, जो एसटी फार्मर्स हैं उनको सोलर पावर्ड इरिगेशन दे रहे हैं, बोरवेल्स, जो सोलर पावर्ड बोरवेल्स हैं वो दे के, जो ये लगभग 6 लाख एकड़ ऑफ ट्राइबल लैंड में फैले हैं जो लोग, उनको देंगे। और जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो इसमें देंगे क्या, फ्री पावर सोलर पंप सेट देंगे और बोरवेल देंगे। तो ऑल द एलिजिबल एसटी फार्मर्स इन अचामपेट कॉन्स्टिट्यूंसी 1 महीने के अंदर। और तो यही बोला गया है कि सस्टेनेबल इरिगेशन इससे प्रोड्यूस होगा और जो है एम्पावर करेगा जो है हमारे एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के फार्मर्स को। सेट करेंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि ये सेटअप करेंगे पूरा सोलर पावर प्लांट्स का, जिसमें कि जनरेट किया जाएगा लगभग 1000 मेगावाट सोलर पावर। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ने जो हमारे इंडियन ट्रैवल एजेंसीज़ हैं कुछ, उनके ओनर, एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर ऑफिशियल्स को बैन कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स में वीज़ा के लिए, क्योंकि मानती हैं कि जो है इन्होंने जानते हुए भी इलीगल इमिग्रेशन करवाया यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इसलिए उन्होंने जो है वीज़ा इनका बैन कर दिया है, जो आपके इंडियन ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनके ओनर, एग्जीक्यूटिव और सीनियर ऑफिशियल्स का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, तो इनके पे जो भी कंटेंट है जो बेसिकली वो जो है एक्सेसिबल हो सबके लिए। मेनली किसके लिए बोला है, मेनली आपके जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मेनली आपके जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं और जो इनका हियरिंग या विजुअल इम्पेयरमेंट है उनके लिए। तो कैसे, अगर ऑडियो जो जिनका हियरिंग प्रॉब्लम है उसके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उनके अमेज़न और नेटफ्लिक्स और इन सब के जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ऑडियो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जिनको विजुअल प्रॉब्लम है उनको जो है ऑडियो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है उनको सेम लैंग्वेज कैप्शंस एटलीस्ट उसमें होने चाहिए। तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट ने को गाइडलाइन है कि ये स्पीड अप जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कराया जाए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को गाइडलाइंस इशू की जाए, और इस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए बोला है। और जो भी डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर्स हैं उनको इंक्लूड करना है एक्सेसिबिलिटी फीचर अपने सेट ऑफ स्पेसिफाइड फिल्म्स में जो ऑलरेडी उनके प्लेटफॉर्म्स पे है। तो ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि ये पहली बात तो आपको इंक्लूसिव डिजिटल इंडिया बनाता है, इंडिया को प्रमोट करता है इंक्लूसिव डिजिटल कंटेंट को, ठीक है। और जो अपहोल्ड करता है आपके जो हमारा राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है 2016 का, उसको अपहोल्ड करता है। और जो इक्वल एक्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट है ना, इक्वल एक्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, ये जो है बेसिक राइट है हमारा, ठीक है, बेसिक राइट, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स पे जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया इंडिया में, और जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए बैन लगाया जो बांग्लादेश से प्रोडक्ट आता है उसके लिए। तो ये मूव कब आया, जब बांग्लादेश ने हमारे राइस को और जो यार्न है उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था अपने देश में। तो हमने डिसीजन लिया था उनके रेडीमेड गारमेंट्स को सिर्फ 2 ही पोर्ट से अलाउ करेंगे, कोलकाता और नहवा शहवा मुंबई से। तो अभी जो ये हमने उनके प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया है, तो उसमें वही बोल रहे हैं कि कोई एडवांस नोटिस इंडिया ने नहीं दिया है और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे ट्रेड को। और तो वही बोला है कि जो है पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस जो है वो बांग्लादेशी साइड में ज़्यादा बढ़ सकता है, और $10 बिलियन ट्रेड पे जो दोनों साइड से होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कोई प्रायर नोटिस ना होने की वजह से जो ट्रक्स हैं वो बॉर्डर पे सारे स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं सारे वहीं पे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ब्रिटिश कश्मीरी एकेडमिक और प्रोफेसर हैं उनका OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। बोला है कि ये इंडिया में इन्वॉल्व थी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी राइटिंग्स, स्पीचेस और जो भी जर्नलिज्म करती थी उसमें। तो बेसिकली OCI रजिस्ट्रेशन होता क्या है, तो ये एक ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया बोलते हैं, ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये एक लाइफ लॉन्ग वीज़ा है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा और रेजिडेंसी स्टेटस ग्रांट करता है आपको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो ऐसे लोगों को जो कि
फ़ॉरेन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। जिनके पास फ़ॉरेन पासपोर्ट है वो यहाँ पे वीज़ा और रेजिडेंसी स्टेटस ग्रांट उनको मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको बाहर का पासपोर्ट है, जिनके पास एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एक सेकेंड, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं इनको? मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट मिलता है इंडिया में, है ना। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट, यहाँ पे राइट टू लिव एंड वर्क, ठीक है। और एग्जम्पशन होता है कि लोकल पुलिस के पास आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ता है। एग्जम्पशन रजिस्टरिंग विद लोकल पुलिस, कितने भी टाइम के लिए रहिए आप, है ना। और कुछ एनआरआईज़ के साथ भी पैरिटी होती है, पैरिटी विद एनआरआईज़ इन सम केसेस ऑफ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल फील्ड। अब ओसीआई जो ये होते हैं, इनको ये सब बेनिफिट्स तो मिलते हैं, बट इनको इंडियन सिटीज़न नहीं बोला जाता है ना, क्योंकि ये फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करते हैं और ये वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर लैंड बाई नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं बाई कर सकते। और ये इनका वीज़ा कभी भी इनका कैंसिल किया जा सकता है अगर ये एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में जो पाए जाते हैं जो इंडिया और सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है। तो ये है बेसिकली किस लिए पूरा, कि फैसिलिटेट कर सके जो इंडियन डिसेंट के पीपल हैं जिनको फॉरेन पासपोर्ट है जिनके पास, तो वो इंडिया से एक कनेक्शन बना के रख सकें और ईजियर हो उनके ट्रैवल, वर्क और स्टडी के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे इस पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे रेलवे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को इंडियन सोल्जर्स को कैसे ट्रिब्यूट पे कर रही है अपने ई टिकट्स और IRCTC की बुकिंग्स में, सारा ये सब इंडियन फ्लैग व्लैग शो करके। फिर यहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन होल्ड करने की बात की। जितने भी रिटायर्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेज़ हैं, हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि 1 रैंक 1 पेंशन अप्लाई होगा जितने भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेज़ हैं, अगर वो रिगार्डलेस जो वो अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या बार कहीं से भी आते हैं और कितने भी साल के लिए उन्होंने सर्व किया है एज अ डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट जज, तो बेसिकली ये राइट टू इक्वालिटी को ब्रीच करेगा अगर डिफरेंट पे रहेगा सबका। तो सेंटर ने वही डायरेक्ट किया कि फुल पेंशन देनी है ऑल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को। यहाँ दिल्ली में जो है अमित शाह जी ने एक E0 FIR इनिशिएटिव लॉन्च किया, E0 FIR इनिशिएटिव, जिसमें क्या है बेसिकली जो भी इकोनॉमिक फ्रॉड्स हैं, जो फाइनेंशियल साइबर कंप्लेंट्स हैं 10 लाख के अबव की, और जो 1930 पे कॉल करके की जाती हैं या cybercrime.gov.in पे की जाती हैं, ये सारी ऑटोमेटिकली FIRs में कन्वर्ट हो जाती हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अभी ये दिल्ली में लॉन्च किया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और फिर सून अभी जो है ये पूरे दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा इसको। आपका ये CCTNS से भी कनेक्टेड रहेगा। CCTNS क्या है आपका? ये बेसिकली क्रिमिनल जो है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें कि जो पुलिसिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाता है आपका, और ई गवर्नेंस के थ्रू। इसमें 1500 पुलिस स्टेशन से ज़्यादा कनेक्टेड हैं और 6000 ऑफिशियल्स कनेक्टेड रहते हैं। और जो भी जितना भी क्राइम और क्रिमिनल का डेटाबेस है जो आपका क्राइम से रिलेटेड, वो सारा डिजिटाइज़ कर दिया है इसमें। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। तो बेसिकली होगा क्या, इतना सब कनेक्शन करने से एक रियल टाइम डेटा शेयरिंग हो सकेगी पुलिस ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स के बीच में, और ट्रैक कर सकेंगे अगर कोई भी क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो, और इन्वेस्टिगेशन मैनेज कर सकेंगे डिजिटली। तो ये सारा फ़ायदा होगा इससे CCTNS से। फिर यहाँ पे जो MGNREGS मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसका रिव्यू हुआ जो 2005 में आई थी। तो पहले इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं, फिर फाइंडिंग्स देखेंगे। तो 2005 में आई थी स्कीम, ताकि जो है हर रूरल जो हाउस होल्ड है आपका, उसको जो है कुछ वर्क दिया जा सके, डिमांड ड्रिवन वर्क दिया जा सके, और गारंटी करता है वेज एम्प्लॉयमेंट की। गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ये। वेज एम्प्लॉयमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का, 100 ईयर्स इन अ ईयर, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड जिनका कोई भी एडल्ट मेंबर जो कि वॉलेंटरली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क में काम करना चाहता है, जैसे कि रोड बनाने में या पॉन्ड बनाने में या वेल बनाने में, या वाटर कंजर्वेशन एफर्ट है ना, और इरिगेशन कैनाल्स हो गए, एफॉरेस्टेशन हो गया, ये सब काम में जो है अगर वॉलेंटरी काम करना चाहता है तो 100 दिन एक साल में काम करने को मिलेगा। तो इससे उसकी लाइवलीहुड इम्प्रूव होगी और जो रिड्यूस करेगा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस सब चीज़ के लिए। तो
तो कोई भी रूरल हाउस होल्ड रजिस्टर कर सकता है MGNREGA स्कीम के अंडर और डिमांड कर सकता है लोकल ग्राम पंचायत से काम। अगर उसको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो वो कंपनसेशन भी ले सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलेगा उसको। और तो फिर ये सब इसका बेनिफिट होता है। तो अभी जो फाइंडिंग्स हुई हैं उसमें क्या बताया गया है बेसिकली कि जो MGNREGA स्कीम है इसका कवरेज तो बढ़ गया है, कवरेज इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन जो आपका कवरेज बढ़ गया बट नंबर ऑफ वर्क डेज़ वो रिड्यूस हो गए हैं, रिड्यूस्ड वर्क डेज़। परसेंटेज जो आपका ड्रॉप हुआ है वो 7.1 परसेंटेज फॉल हुआ है। और हर ऑन एन एवरेज ईच हाउस होल्ड जो है 2024-25 में उसको 50.8 डेज़ का काम मिलता था एक साल में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से इसके पहले जो आपको मिलता था वो 52.42 डेज़ पर ईयर में एक साल में मिलता था, जो कि अब घट के 50.18 हो गया है। सिर्फ 7% हाउस होल्ड्स को जो है वो रिसीव कर रहे हैं, ओनली 7% हाउस होल्ड्स को ये काम मिल पा रहा है। और कुछ स्टेट जैसे कि उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्प डिक्लाइन देखा गया है परसेंटेज का। और जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। और तो इसमें चैलेंज क्या बोला गया कि बजट एलोकेशन जो है वो बहुत ही कम है। गवर्नमेंट ने 2024-25 में इसमें 2024-25 में इसको एलोकेट किए थे 86,000 करोड़ रुपए, जो कि एक्सपेक्टेड था 2.6 लाख करोड़ करने का, बट इतना ही इसको एलोकेट किया गया। और जो डिलेज़ हैं वेज पेमेंट में वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो 2022 से 2024 के बीच में काफ़ी वर्कर्स का डिलीशन हुआ, और लेकिन 2024-25 में ये ट्रेंड रिवर्स हुआ और कवरेज बढ़ा दिया गया, 2.2 करोड़ वर्कर ऐड किए गए। लेकिन जो फाइंडिंग मेन है कि कवरेज बढ़ गया और लेकिन वर्किंग डेज़ घट गए। तो ये इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्कीम पहुंच रही है, लेकिन वो जो जितना काम गारंटीड है उससे कम दिया जा रहा है। और क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्वेश्चन में आती है कि क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, वीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें बेसिकली जो ग्लोबल डायनेमिक्स, ऑनगोइंग डायनेमिक्स हैं जो ग्लोबल ऑयल मार्केट में, उसके बारे में बताया और इसका इम्पैक्ट जो इंडिया में है। और जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, ओपेक प्लस, जिनका डिसीज़न है कि अभी ऑयल प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया है, उसका पर्टिकुलरली इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो इसमें यही बोलते हैं कि द न्यू ऑयल वॉर। तो पहले बोलते हैं कि जो पहले आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता था उसकी जगह अब न्यू वॉर लड़ा जा रहा है, जो बैरल्स ऑफ ऑयल्स के थ्रू लड़ा जा रहा है। तो भी पिछले 3 महीनों से लगातार ओपेक जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है, ऑयल प्रोडक्शन। और ताकि जो है प्रीवियस जो प्रोडक्शन कट्स होते थे 2023 में, जिसमें बढ़ाने की कोशिश करते थे प्राइसेस, अब जो है क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अभी है क्या बेसिकली, जो ये ओपेक कंट्रीज़ है, जो ऑयल बनाने वाले देश हैं, तो जिसमें सऊदी अरेबिया लीड करता है। पहले इन्होंने ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी कम रखा ताकि जो है प्राइसेस को इंक्रीज़ किया जा सके, बट दाम बढ़ने की जगह और गिर गया। तो अब ये कंट्रीज़ फिर से ज़्यादा ऑयल निकाल रही हैं, ये सारी जो कंट्रीज़ थी। तो प्राइस कम होने का रीज़न ये था कि बाकी जो है सऊदी अरेबिया तो प्राइस बढ़ाना चाह रहा था प्रोडक्शन कम करके, बट जो ओपेक के अदर कंट्रीज़ हैं वो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे ऑयल, जैसे इराक हो गया, यूएई और नाइजीरिया हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जिसकी वजह से प्राइस जो सऊदी अरेबिया चाह रहा था कि बढ़े, वो और कम हो रहे थे। तो जिन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किया, तो सऊदी अरेबिया ने अब ये सोचा है कि अगर सारे ही ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मैं भी ओवर प्रोडक्शन करूँगा। तो ओवर प्रोडक्शन अब ऑयल, तो अब ये बेसिकली ऑयल वॉर शुरू हो गया है इन सब के बीच में, ओपेक कंट्रीज़ के बीच में। उनका एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी ऑयल बेच लो, ताकि क्योंकि फ्यूचर में डिमांड अभी गिर सकती है, जो इलेक्ट्रिक कार्स, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से। इंडिया को इसमें क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि इंडिया तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और इंडिया की ऑयल डिमांड्स हर साल बढ़ रही हैं। तो फ़ायदा इससे ये होगा कि ऑयल सस्ता हमें मिलेगा, तो पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, ठीक है, इकोनॉमी को हमारी बूस्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली इसका इम्पैक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान हो सकता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ की इकोनॉमी स्लो हो सकती है। गल्फ़ कंट्रीज जो ये ओपेक कंट्रीज़ हैं, ये बेसिकली इनकी इकोनॉमी स्लो हो सकती है, और अपना जो है ये हमारे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं जो कि
है ना, वहाँ काम करने वाले इंडियंस अपना काम भी खो सकते हैं, और हम जो प्रोसेस्ड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो वही सस्ते ऑयल की गवर्नमेंट की टैक्स अर्निंग भी कम हो जाती है। तो आगे इंडिया को क्या करना चाहिए, इसमें यही बताया है कि इंडिया को ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, और सोलर और विंड एनर्जी जैसे ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट करना होगा हमें कोल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोट करना होगा। तो ये इस बारे में आर्टिकल था ये। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट रूल्स में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, और सरकार ने जो है गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट रूल्स में नए कंडीशंस लगाए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और बढ़े और फ्रॉड कम हो। तो पहले क्या था, गोल्ड 99.5% जो प्योर गोल्ड है उसका इंपोर्ट स्ट्रिक्टली बैंड था, और अब क्या होगा कि अब इससे इंपोर्ट की जो है इंपोर्ट अलाउ होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। कुछ नॉमिनेटेड एजेंसीज ये इंपोर्ट कर सकेंगी इसको, और जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं वो ही, या फिर जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के थ्रू इंपोर्ट हो सकता है। सिल्वर के लिए क्या है, सिल्वर के लिए पहले इंपोर्ट फ्रीली अलाउड था बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अभी आरबीआई रूल्स के अंडर आएगा, और मतलब कोई भी डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकता, कंडीशन अप्लाई होंगी। तो इंपोर्ट और कस्टम रूल को सिंक बनाना इसका बेसिकली मकसद है पूरे आर्टिकल का। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसको जानने से पहले बेसिकली हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक टाइप का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फ़ंड होता है जिसमें कि लोग पैसा लगाते हैं, और लेकिन ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फ़ंड जैसे नहीं होते हैं, इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। और इसमें मेनली जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस वही पैसा लगाते हैं। तो आरबीआई ने जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है जैसे बैंक्स हो गए और एनबीएफसीज हो गई और जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, इसमें ये आरबीआई के कंट्रोल में जो आते हैं, उनके लिए रूल्स क्या लाए हैं कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो अब सिर्फ जो आपकी एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड है अगर कोई, तो उसका जो टोटल फंड साइज़ है उसका सिर्फ 10% ही लगा सकेंगे, लेस देन और इक्वल टू 10%। और जो सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है वो मिल के किसी एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में मैक्सिमम जो है 15% तक ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। और लेकिन अगर इनका फंड 5% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो तब क्या होगा, अगर किसी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ने जो है रेगुलेटेड एंटिटी की किसी लोन लेने वाली कंपनी में डेट इन्वेस्टमेंट किया हो, तो उस केस में जो रेगुलेटेड एंटिटी है को अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनेट जो हिस्सा होगा उसको 100% प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये सब किया क्यों जा रहा है कि बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो लाने के लिए जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उसमें, और इंश्योर किया करना कि जो है रेगुलेटेड एंटिटीज़ अपने ही बोरोवर के थ्रू इनडायरेक्ट लेंडिंग ना करें ताकि रिस्क को कंट्रोल कर सके और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। न्यूज़ आर्टिकल है वो बेसिकली 2027 में आने वाले नए जनरेशन क्यूआर कोड्स के बारे में है, जो कि एक GS1 नाम की एक ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लेके आएगी, उसके बारे में है बेसिकली। ये जो क्यूआर कोड होंगे ज़्यादा डिटेल्ड और सिक्योर होंगे आपके, और जो ये इसका जो रोल आउट होगा वो मैन्युफैक्चरर्स की प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा, और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस क्यूआर कोड से मिल सकेगी, जैसे आपकी प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या हैं, एक्सपायरी, ऑथेंटिसिटी, ये सारा इसमें कवर्ड रहेगा। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें मूडीज़ ने जो है यूएस की क्रेडिट रेटिंग जो है नीचे गिरा दी है। तो रीज़न क्या है, जो अमेरिका का $36 ट्रिलियन का जो आपका डेट है वो खर्च कंट्रोल वो बढ़ गया है, और प्लस जो है उस पर जो है फिस्कल पॉलिसी है वो भी वीक हो रही है, तो उसकी वजह से बेसिकली हुआ है। तो इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली, तो इससे इन्वेस्टर्स डर गए हैं यूएस के कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकता है यहाँ पे, और अब जो बॉन्ड विजिलेंट्स हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाद में फिस्कल पॉलिसी पनिश करते हैं, जैसे कि वो सेल कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, जिससे गवर्नमेंट का लोन लेना थोड़ा महंगा हो जाता है। तो ये उस बारे में आर्टिकल था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बता दे रहा हूँ ताकि आप कॉन्टेक्स्ट याद रखिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ में है वो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर यूएस ने ईरान के ऊपर जो ऑयल एक्सपोर्ट की सैंक्शंस लगी है वो अगर हटा दी, तो चाइना के जो छोटे टी पॉट्स हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, कि जो कि ईरान के सस्ते ऑयल पे डिपेंड करता है, उसको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे जो है मिल जाता है ईरान का ऑयल चाइना के टी पॉट्स को। तो वही अगर इसने सैंक्शंस हटा दिए तो ईरान जो है ओपनली सेल कर सकेगा अपना ऑयल मार्केट्स में,
जिसमें कि बड़े बड़े बायर्स जैसे कि स्टेट ओन चाइनीज़ ऑयल जाइंट्स भी ख़रीद सकेंगे और जो प्रोडक्शन है ग्लोबल लेवल में वो भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा ओपन मार्केट में ये सेल कर सकेगा। तो इसके जो ये टी पॉट्स हैं उनको बेसिकली नुकसान हो सकता है चाइना के। तो अगर ये डील हो जाती है तो ईरानियन ऑयल जो ओपनली मार्केट में लौट सकता है और जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फिर से गिर सकते हैं। तो ईरान जो 6 महीने में 5 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और जिससे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम हो सकती है चाइना के टी पॉट्स की। फिर अब ये जो चाइना है ये बेसिकली डिस्काउंटेड प्राइस पे लेता है क्रूड ऑयल जो रशिया और ईरान से। तो जो क्रूड ऑयल का जो चाइना में प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्लस हो गया है और क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पे, बट जो उनकी रिफाइनरीज़ हैं वो उतना तेज़ काम नहीं कर रही हैं और वो स्लो हैं। इस वजह से जो है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गया है जिसमें क्रूड ऑयल का यूज़ होता है। तो क्रूड ऑयल रिफाइनरी स्लो है तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो ज़्यादा स्टॉक है। तो चाइना सस्ता ऑयल जैसे रशिया और ईरान से लेता है क्योंकि वो डिस्काउंटेड पे मिलता है। इससे उनको अपनी ज़रूरत पूरी करने में जो है हेल्प होती है। अगर ज़रूरत पड़े तो चाइना क्या कर सकता है, अपने क्रूड ऑयल स्टॉक का यूज़ करेगा और इंपोर्ट्स को कम या ज़्यादा करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, मार्केट में ऑयल डिमांड का कंट्रोल जो है उसके हाथ में होगा। ये स्ट्रेटजी चाइना को एनर्जी सिक्योर करने में और ऑयल प्राइस को स्टेबल रखने में उसकी हेल्प करता है। तो ये इसमें बेसिकली बताया है। तो आज के न्यूज़पेपर में बेसिकली हमने ये देखा चाइना का क्रूड ऑयल कैसे सर्ज हो गया रिफाइनरीज़ के स्लो डाउन होने से, और जो डिस्काउंटेड प्राइस से ईरान और रशिया से लेता है जो चाइना ऑयल, उससे चाइना के टीपॉट्स को क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर यूएस ने सैंक्शंस हटा दिया ईरान पे। तो फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा मूडीज़ ने कैसे यूएसए की रैंकिंग डाउनग्रेड कर दी, उससे इन्वेस्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे देखा जो न्यू क्यूआर कोड इंट्रोड्यूस होने वाले 2027 में उसमें क्या फ़ीचर्स हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स के लिए आरबीआई क्या रेगुलेशंस लेके आई है और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स क्या हैं। फिर यहाँ पे देखा गोल्ड और सिल्वर के लिए जो भी इंपोर्ट रूल्स ट्वीक किए गए हैं वो देखा हमने। फिर यहाँ पे देखा कि जो है ग्लोबल ऑयल वॉर क्या है और वो कैसे अफेक्ट कर रही है वर्ल्ड को। फिर हमने यहाँ पे देखा आज के न्यूज़ में बेसिकली हमने यहाँ पे देखा जिन मनरेगा स्कीम के बारे में देखा और जो उसका रिव्यू हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट देखी। फिर हमने E0 FIR इनिशिएटिव के बारे में देखा, वन रैंक वन पेंशन के बारे में देखा। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि जो है कैसे एक OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया जो है ब्रिटिश एकेडमी का। फिर OCI रजिस्ट्रेशन के बारे में जाना। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो है कैसे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो है एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को लेके बातें चल रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस इशू करी। और फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो है इलीगल इमिग्रेशन के लिए यूएस ने इंडियन जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उस पर कैसे बैन लगाया। और फिर हमने यहाँ पे देखा कि तेलंगाना के सीएम ने एक नई स्कीम लॉन्च की, इंदिरा सौरगिरी जल विकासम, उसमें क्या है। फिर हमने यहाँ पे NIA के बारे में जाना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जाना। फिर हमने यहाँ पे देखा CBI के बारे में जाना। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि जो है ट्रंप और जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो क्लैरिफिकेशन दी ऑपरेशन सिंदूर को लेके और कश्मीर को लेके, उसके बारे में देखा। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ डिस्कशन। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी रिकमेंडेशन है, सजेशन है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।